निर्भय किशोर और न्यूज रूम लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से जो हमारे सहयोगी हैं वो तैयार है खबरों को लेकर के, और दिन भर की तमाम बड़ी खबरें जो है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे जो संवाददाता हैं किस तरीके से उन्होंने फील्ड में जो भी स्थितियां रही उस पर आज आपको सीधे बताएंगे, एक एक करके सबसे जानेंगे कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ रहा है, सड़कों पर लापरवाही दिख रही है या फिर लोग सतर्क हो चुके हैं। इसके साथ साथ प्रशासन की तैयारी क्या है और वो जिसे बचने की बात की जाती है, यानी कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कितनी तेज चल रही है, और अगर चल रही है तो सोशल मीडिया पर आखिर में उसके लिए किस तरीके की बातें हो रही हैं, एक एक करके सबसे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कोरोना अपडेट को लेकर के कि आखिर में देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के स्थितियां क्या है। सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी शर्मिला के साथ। शर्मिला, प्रदेश में जिस तरीके से स्थितियां देखी जाए, कोरोना संक्रमण का खतरा थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में आंकड़े रोज डरा रहे हैं। बिल्कुल निर्भय, आंकड़े रोज डरा रहे हैं। हालांकि जो 24 घंटे में आंकड़े सामने आए थे वो थोड़े कम आए थे, क्योंकि सर्वाधिक जो आंकड़े दर्ज किए गए हैं बिहार में वो 15,000 के पार है, और 24 घंटे में जो मरीजों की पुष्टि हुई है, जो आंकड़े प्रदेश में सामने आए हैं वो 13,466 है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। राजधानी पटना की बात कर ले तो रिकॉर्ड 3,000 के पार मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन 24 घंटे में जो मामले सामने आए हैं वो हैं 2,000 के करीब, 2,410 ऐसे के करीब जो मरीज हैं उसकी पुष्टि हुई है। तो कोरोना को लेकर राजधानी पटना हॉटस्पॉट जिला बना हुआ है, और ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या भी सबसे अधिक राजधानी पटना में है। अगर हम प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर ले तो 1,15,000 के करीब एक्टिव मरीजों की संख्या है। एक अच्छी खबर बस ये है कि जो रिकवरी रेट है उसमें 1% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 79% हो चुका है रिकवरी रेट। हालांकि एक समय था जब बिहार का रिकवरी रेट 99% हुआ करता था, और अब जो रिकवरी दर है वो लगातार घटते जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है, और ऐसे में लगातार सरकार भी ये कोशिश कर रही है और प्रशासन भी ये कोशिश कर रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप नियमों का आवश्यक रूप से पालन करें, नियमों के पालन करने की शर्मिला आपने बात की है। देश में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में केंद्र सरकार ने ये कहा है कि अगर लोग बचाव नहीं करेंगे तो अब तीसरा वेव जो होगा वो देश में आ जाएगा। इससे बचने के लिए लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। बिल्कुल, तीसरे लहर की भी तैयारी हालांकि सरकार ने शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप यदि सावधान नहीं होंगे तो तीसरे लहर को लेकर भी संक्रमण पे काबू नहीं पाया जा सकता है। तो सबसे एकमात्र यही उपाय है निर्भय कि आप खुद अपना सुरक्षा करें और नियमों का पालन करें, नियमों की अनदेखी ना करें, मास्क का उपयोग करें। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी, सरकार की ओर से भी लगातार नियम जो हैं वो लाए जा रहे हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लॉकडाउन का 4था दिन है, लेकिन निर्भय हमने तस्वीरें भी दिखाई, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां प्रशासन जाती है नियमों का पालन करवाने तो उस पे हमला हो जा रहा है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां भीड़ लगी हुई है, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं, प्रशासन नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे लगेगा कोरोना पर लगाम? तो कोरोना पर लगाम लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद अपनी सुरक्षा करें। प्रशासन भी कर रहा है, सरकार, लेकिन आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन आपको नियमों का पाठ सिखाया? सरकार, आप खुद अपनी सुरक्षा करें। और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगातार कई सारी बातों को कहा गया है, नियम भी है, और ऐसे में अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर के भी एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, बताएंगे। लेकिन ऐसे में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से पहले सोशल मीडिया पर कई सारी बातें सामने आने लगी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निभा हैं। निभा, वैक्सीनेशन को लेकर के अब सवाल खड़े उठने लगे हैं और सोशल मीडिया पर बातें कही जा रही हैं। देखिए निर्भय, देश में फिलहाल कोरोना से स्थिति काफ़ी गंभीर है, जिसको लेकर के चाहे बिहार के ऑपोजिट अगर दल की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तो लगातार तेजस्वी यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। और अब देश के जो कह सकते हैं कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी अब प्रधानमंत्री पर निशाना साधते उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ लिखा है। क्या लिखा है मैं बताती हूँ। फिलहाल अभी जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है,
तो इसमें वैक्सीन कोरोना के टीके पर भी 5% का जो 5% का जो है वो टैक्स लिया जा रहा है। 5% का टैक्स लेने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने कहा है कि जनता की प्राण जाए लेकिन प्रधानमंत्री वसूली करना नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी ने ये कह दिया, सोशल मीडिया पे कहा है। और लगातार जिस तरह से देश की जो स्थिति गंभीर है, कोरोना को लेकर के जो स्थिति गंभीर है वो सुधर नहीं रही है, लेकिन हालांकि जो राहुल गांधी है वो लॉकडाउन को लेकर के उन्होंने कहा है कि चलिए कुछ तो प्रधानमंत्री ने सही किया है, देश में लॉकडाउन लगाया है, संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। ये जो फैसला है वो प्रधानमंत्री का सही फैसला है। और इसके आगे लगातार जो है राहुल गांधी हो गए या हमारे बिहार के ऑपोजिट नेता तेजस्वी यादव हो गए, हमेशा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर निशाना साधते नजर आते। प्रधानमंत्री पर निशाना लगातार साधते आए हैं। और ऐसे में आखिर में राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला और प्रधानमंत्री पर उन्होंने हमला बोला है, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश हैं। अविनाश, वैक्सीनेशन को लेकर के जो बातें, जो दावे किए जा रहे थे, पूरे विश्व स्तर पर सबसे तेजी से जो अभियान चला, अब उसका असर अलग दिख रहा है, अब राजनीति भी होने लगी है। राजनीति तो होगी ही। देखिए, वैक्सीनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब तक जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार 16.73 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अगर पूरा मैं आपको डेटा बताऊं तो 16,73,46,544 ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन लगाई गई है। इसमें भी 13.31 करोड़ लोगों को पहला डोज लगाया गया है, जबकि अगर दूसरे डोज की बात कर लें तो 3.42 करोड़ लोग हैं जिनको दूसरा डोज लगाया गया है। हालांकि ये वैक्सीनेशन की बात कही आपने, राजनीति देश में चलती रहती है, राजनीति पे बातचीत न करके एक अच्छी खबर मेरे पास है, मैं उसके बारे में बता देता हूं। दरअसल कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर थोड़ा सा उसमें बदलाव किया है केंद्र सरकार ने, और केंद्र सरकार के तहत से जो बदलाव किया गया है इससे मरीजों को काफी राहत मिलने वाली है। देखिए क्या बदलाव किया गया है, मैं आपको बता रहा हूं। पहले क्या था कि अगर आपको कोविड फैसिलिटी चाहिए, अर्थात अगर कोविड हॉस्पिटल में आप भर्ती होना चाहते हैं, कोरोना का इलाज कराना चाहते हैं, तो आपकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आनी जरूरी थी, निर्भय। लेकिन कई ऐसे केस थे जिसमें एसिम्प्टोमेटिक्स की बात कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसे थे जिसमें लक्षण तो थे लेकिन कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आ रही थी, और लक्षण उसी तरीके से थे, उसका इलाज उसी तरीके से किया जा सकता था, लेकिन उनको भर्ती नहीं लिया जाता था क्योंकि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है। इस बार क्या किया है, अभी जो ताजा अपडेट ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने ये सर्कुलर जारी किया है कि अब अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव भी है, यानी कि पॉजिटिव नहीं है, तब भी आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराना होनी चाहिए। आप पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मैंने नहीं रखता है, ये डॉक्टर के ऊपर है, ये उस अस्पताल के ऊपर है, वो डिसाइड करें कि इनको हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत है या नहीं है। देखिए सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है या नहीं है, ये डॉक्टर को सुनिश्चित करना है। वो ऐसे लोगों को भर्ती ना करें जिनकी वजह से बेड बेवजह फुल हो जाए। देखिए एक तो कोरोना से स्थिति खराब है, डेथ रेट की हम बात कर रहे हैं, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसको स्वीकारना होगा। सरकारी जो आंकड़े हैं, देश का जो आंकड़ा है वो आज 4100 से ज्यादा है, मतलब 4100 से ज्यादा मरीज की मौत हो गई है, लगभग आंकड़ा 4200 के आसपास है। तो इसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं सजग नजर आ रही है। जो आज कहा गया है कि सरकार ने बताया है कि सभी मरीजों को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया है और इससे कोरोना से संबंधित लोगों को तुरंत इलाज शुरू हो सकेगा। और अभी तक कोविड फैसिलिटी में भर्ती होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों को देखते हुए सभी निजी अस्पताल सहित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में निर्देश जारी किया है। निर्देश में निर्भय साफ कहा गया है कि जिन मामलों में संदेह है उन्हें सीसीसी, डीसीएचसी या डीएचसी के सस्पेक्ट वार्ड में भर्ती किया जाए। किसी भी मरीज को सेवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता है। कि जो अगर जो सस्पेक्टेड हो, यानी कि जो पॉजिटिव और निगेटिव की बात जो है, तो यानी कि एक कोरोना कोविड बनाया गया है केंद्र, उसमें नहीं रखा जाएगा बल्कि इनको एक सस्पेक्टेड अलग से डिपार्टमेंट बनाया। नहीं, आप उसमें भी रख सकते हैं। देखिए स्थितियां ये हैं कि अगर आप आरटीपीसीआर जांच कराते हैं तो आपको समय लग रहा है रिपोर्ट आने में। एंटीजन जो रिपोर्ट है वो किसी की निगेटिव आ रही है, किसी की पॉजिटिव आ रही है, लेकिन लक्षण है, भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसे की बात कह लीजिए या फिर मतलब आप 2-3 बार करेंगे तो उसमें पता नहीं क्या चीजें हैं, उस पर सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। हालांकि वो मैटर नहीं है, मैटर ये है कि हम इसलिए इस खबर को बता रहे हैं क्योंकि कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर अभी फिलहाल ये जो प्रोटोकॉल था कि नहीं, जब तक कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है तब तक आपको वो फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, लेकिन अब जो है वो ये नया आदेश आ गया है
केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने इसे जारी कर दिया है और सभी राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो जहां का पर कोरोना का इलाज चल रहा है। देखिए, एक तो था कि अगर आपकी रिपोर्ट निगेटिव आ रही है या पॉजिटिव नहीं आ रही है, इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट का, तब तक आपका इलाज शुरू नहीं होता था। तो ऐसे में मरीजों की डेथ हो रही थी। इसके साथ साथ बात ये भी कही गई थी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था डॉक्टरों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि अगर आप संक्रमित होते हैं तो अस्पतालों में भी डॉक्टर ही तय करेंगे, ऑक्सीजन किसको लगना है ये भी डॉक्टर ही तय करेंगे। और ऐसे कई सारे रिपोर्ट आए जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमियों को लेकर जब बातें पूछी गई तो खुद, जैसे कि बिहार में देखेंगे तो विभागाध्यक्ष कई सारे हैं, जैसे एनएमसीएच की बात की, इसके अलावा डीएमसीएच अस्पताल के अब औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष ने भी अब अपने पद से हटने की बात की है। लेकिन अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और डॉक्टरों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिम्मेदारियों पर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर में कैसे राजधानी पटना का एक ऐसा गली है जहां पर मानो कोरोना गाइडलाइन का ना ही पालन होता है और ऐसा लगता है कि वहां कोरोना नहीं पहुंचेगा। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब लौटते हैं देखते रहिए डीटीवी भारत। खबर आपकी, खबर गांव ज्वार की, खबर देश दुनिया की, बिना रुके बिना थके हम रखते हैं सच से सरोकार, न तकरार न टीआरपी के लिए बेकरार, यही तो है आपसे हमारा करार। डीटी वो करता है आपके सपनों को पल्लवित, दिखाता है बिहार में बॉलीवुड के सपने, गोवा की हसीन वादियों का कराता है सैर, पटना में मुंबई का दिखाता है मायाजाल, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर ग्राहकों पर फेंकता है पासा, सत्ता के संरक्षण में जेडीयू उपाध्यक्ष करता है कारनामा। ग्राहकों ने डीटीवी भारत को बताए हैं उसके कई राज। रेरा के पास गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रखा है सबमिट। बस कुछ ही दिनों में डीटीवी भारत पर देखिए बिल्डर की बदमाशी। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पे संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया।
तब जा कर के मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना नेगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज बात कर रहे थे कि किस तरीके से कोरोना के इस काल में स्थितियां बदल रही हैं, जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए, मरीजों की सुविधा के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, तो वहीं कई सारी स्थितियां और परिस्थितियां भी बदली है। ऐसे में अब हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि पटना में, यानी कि राजधानी पटना में एक ऐसी गली है जहां मानो ना ही कोरोना पहुंच सकता है और ना ही वहां किसी भी तरीके की सरकार की पाबंदियां लागू होती है। हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना में जीएम रोड की। जीएम रोड एक ऐसी गली जहां पूरे प्रदेश में दवा की सप्लाई होती है और बहुत बड़ा दवा का मार्केट है। हालांकि इनिशियल है, ये जो दवाएं हैं वो इनिशियल है, इसलिए वहां भीड़ लगती है और यही कारण है कि वहां प्रशासन होने के बावजूद भी नियम कायदे कानून जो है वहां ताक पर रखकर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आज उस गली का दौरा किया हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध हैं। निषेध आज उस गली में गए थे, वहां क्या स्थिति थी निषेध बताएंगे। हाँ जी, देखिए जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ की स्थिति काफ़ी भयानक और डरावने वाली थी, क्योंकि सबसे बड़ी मंडी कही जाती है वो दवा की, और वहाँ पे करीब दोपहर 1 बजे का वक्त था और काफ़ी संख्या में जो लोग थे वहाँ पे दवा दुकानों पे थे और भीड़ लगा के इकट्ठा थे और पूरी तरीके से नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियाँ उड़ाई गई वहाँ पे। लोगों को समझने की ज़रूरत है, अभी लोगों को इस महामारी में सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन वही लोग लापरवाही कर रहे हैं, वही लोग समझ नहीं रहे हैं। दुकान जो दवा की थी उसमें लोग इतने सारे थे और पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन पुलिसकर्मी भी उन लोगों को वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा पा रहे थे। लोग इतने सारे थे और पूरी तरीके से जो गली थी उसमें इतने संख्या में लोग थे कि कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अगर लगता है निषेध कि उस गली में प्रशासन के कुछ नियम कायदे कानून नहीं चलते, सिर्फ कारण यही है कि वो दवा की मंडी है। देखिए दवा की मंडी है, लेकिन वहाँ पे प्रशासन के भी अधिकारी थे, 2-3 पुलिसकर्मी भी थे, लोगों को बोल रहे थे, लेकिन लोग उनकी बातों को नहीं समझ रहे थे। जो दवा दुकान थी उसमें भी पुलिस के कर्मी थे, लेकिन वो लोग भी नियमों का पालन नहीं करवा पा रहे थे और लगातार जो पूरी की पूरी गली कह सकते हैं उसमें लोग खचाखच भरे हुए थे। और लॉकडाउन के वक्त ऐसी जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है कहीं ना कहीं डराने वाली है। लोगों को समझना होगा और सतर्क होना होगा। बिल्कुल, लोगों को समझना होगा और सतर्क होना होगा। और ऐसी 1-2 तस्वीरें नहीं बल्कि कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर अब स्थितियों को बयां कर रही है। ऐसे में सरकार भले ही काम कर ले, कोरोना गाइडलाइन के कितने भी सारे नियमों को बदल दिया जाए, लेकिन स्थितियां बदलेगी नहीं, क्योंकि जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक संक्रमण से जीत पाना काफी मुश्किल सा साबित हो रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन और कई सारी नियमों में परिवर्तन के बाद अब सरकार ने लोगों की सुविधाओं का, उन लोगों की सुविधा जो कोरोना संक्रमण से बाहर हैं और प्रदेशों में हैं, उनके आने के लिए सरकार ने अब कुछ बड़े फैसले लिए हैं। हमारे साथ उत्कर्ष हैं। उत्कर्ष, आज कुछ नए नियमों में परिवर्तन हुआ है, कुछ पाबंदियां भी लगी हैं। जी हाँ, तो पहले आपको बता दें कि नए नियम है, कुछ फ्लाइटें हैं, कुछ विमान हैं, उन्हें रद्द किया गया है। कुछ ट्रेन हैं जैसे राजधानी और शताब्दी को भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बिहार में जो कोरोना का संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार में वो कहीं ना कहीं चरमरा गई है। इसीलिए सेना के हवाले अस्पतालों को किया जा रहा है। अगर दर देखें मृत्यु की तो औसत जो है वो 80 लोग से ज़्यादा रोज मर रहे हैं
और ऐसे में कुछ नियमों का बदलाव किया गया है, जैसे जो ट्रेन है उन्हें कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, जो घरेलू विमान है उसे रद्द किया गया है। साफ तौर पर उस जगहों के विमानों को रद्द किया गया है जहां पर कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा है, जैसे दिल्ली हो गया या फिर हैदराबाद हो गया, केरला हो गया। वहां की जो भी विमानें बिहार आ रही थी, राजधानी पटना आ रही थी, उन्हें रद्द कर दिया गया है। और जो राजधानी पटना का तस्वीर है वो काफी ज्यादा भयावह हो रहा है, क्योंकि जो संक्रमण है वो उससे ज्यादा तेजी से फैल रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी डर के मारे इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है या फिर वेंटिलेटर है उसकी कमी हो रही है बिहार में। और ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी ज्यादा चरमरा रही है। पीएमसीएच की बात कर लें या डीएमसीएच की बात करें या अन्य ऐसे संस्थान जहाँ पे कोरोना का टेस्ट हो रहा है और वहाँ इलाज हो रहा है, अगर वहाँ पे कमी होगी किसी चीज की तो वहाँ पर साफ तौर पर जो अधीक्षक हैं या सुपरिटेंडेंट है वो इस्तीफा दे रहे हैं। और जो ट्विटर पे भी एक ट्रेंड चल रहा है कि मंगल पांडे इस्तीफा दे दें। चलिए, मंगल पांडे इस्तीफा दो की तो बात तो हुई है, लेकिन आपको रोकेंगे और एक तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल तस्वीरों को लेकर के अब राजनीति तो खूब हो रही है और ऐसे में वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे राजीव प्रताप रूडी की। दरअसल एम्बुलेंस मामले को लेकर के, यानी कि जब जाप संरक्षक पप्पू यादव सारण पहुंचते हैं और वहां पर लगभग दर्जनों एम्बुलेंस है जहां वहां खाली पड़े रहते हैं। कहा यह जा रहा है बाद में सफाई, जब सारण के जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी, जब उन्होंने इस बात को कहा कि उनके पास ड्राइवर नहीं है, और अब उस मामले में एक और नया परिवर्तन आया है, एक नई तस्वीरें आई हैं। हम भी वो आपको दिखाएंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से राजीव प्रताप रूडी का जो एम्बुलेंस है, यानी कि उनके फंड के तहत जो एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस पर बालू की ढुलाई हो रही है। हम वो तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है उस तस्वीरों ने क्या कुछ कहा? बहुत कुछ बयां की है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और कहीं ना कहीं सरकार में जो तकरार है, चाहे वो एनडीए के घटक दल बीजेपी हैं और जदयू हैं, उसका साफ यह वीडियो परिणाम दे रहा है कि कई सारे एम्बुलेंस जो है वो धूल फाक रहे हैं और दूसरे एम्बुलेंस जो है वो बालू ढो रहे हैं। और साफ तौर पर आप देखिएगा कि उस तस्वीर में जो एम्बुलेंस है उसमें लिखा हुआ है कि राजीव प्रताप रूडी। बिल्कुल, ये तस्वीरें एक बार देख रहे हैं आप सीधे हमारे टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से ये तस्वीरें बड़ा कर रही है। एम्बुलेंस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है राजीव प्रताप रूडी। सांसद महोदय के फंड से शायद ये एम्बुलेंस है और इस एम्बुलेंस पर बालू की ढुलाई हो रही है। इससे पहले जब जाप संरक्षक पप्पू यादव पहुंचते हैं तो उन्होंने कई एम्बुलेंस जो ढक करके रखे हुए थे सांसद महोदय के घर के पीछे, वो उस बात की खुलासा हुआ था। और उसके बाद सफाई में आए राजीव प्रताप रूडी ने यह कहा था कि उनके पास चालक नहीं है। अब चालक को लेकर के भी पप्पू यादव ने सफाई दे दी है और ऐसे में ये तस्वीरें देखिए, साफ तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से है कि मरीज को छोड़कर वहां पर बालू ढोया जा रहा है। और ये जो एम्बुलेंस है वो बिहार के सारण से सांसद आते हैं, बीजेपी के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी के द्वारा सरकार को दिया गया था। लेकिन ये सरकार और राजीव प्रताप रूडी ये पेशेंट नहीं जा रहे हैं, इनमें सिर्फ बालू ढोया जा रहा है। बीते दिन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी यह कहा था, क्योंकि जब वो गए थे एम्बुलेंस, काफी सारे एम्बुलेंस कतार में लगे हुए थे और वहां पर लोग जो हैं वो देख रहे थे और कोई भी ड्राइवर नहीं थी। जिसके बाद जब ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि हमारे पास ड्राइवर की कमी है, अगर ड्राइवर आते हैं तो ये एम्बुलेंस जरूर काम पे लगेंगे। जिसके बाद पप्पू यादव ने आज 25 ड्राइवर को सरकार के हवाले करने की बात कही और कहा कि ये सारे ट्रेंड ड्राइवर हैं, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर सरकार चाहती है तो इन्हें ले जाए और अगर सरकार चाहती है तो इन्हें ले जाए। और इसके लिए पप्पू यादव अपने स्तर से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन राजनीति है और राजनीति अपने स्तर से सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के इस काल में राजनीति से ज्यादा जरूरत है सेवा भावना की, और सेवा भावना की जरूरत है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुधरने की बात मैं करूं तो कोरोना गाइडलाइन का वो पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मास्क पहनने से दम फूलता है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सोशल डिस्टेंसिंग के बाद शायद आदत नहीं है, इसलिए परेशानी होती है। और यही कुछ तस्वीरें ऐसी देखने को मिली, हम आपको बताते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, इनसे जानेंगे क्या लगता है। शादी समारोह की जो बातें की है, मुख्यमंत्री ने अब इतना भी लोगों से अपील कर लिया है कि शादी समारोह से थोड़ी सी दूरी बना ले, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां नहीं बदल रही। देखिए, सबसे बड़ी बात निर्भय ये है कि जिस तरीके से पहले ये बोला गया कि लॉकडाउन लगा और शादी जो है उसमें बस 50 लोग ही शामिल होंगे, पिछले साल से जो ग्रहण लगा है वो अब तक चल रहा है। कई शादियां हैं जो कैंसिल भी हुई और कई लोग अब इस साल लॉकडाउन लगने के बाद वो कहते हैं ना कि अब इस तरीके से आजिज हो गए हैं कि भाई करना है, अब चाहे 50 ही है कर लेंगे। लेकिन
शादी ब्याह का जो माहौल होता है उसमें आपको गाजे बाजे के साथ शादी होती है, लेकिन इस बार नीतीश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की उसमें गाजा बाजा सब हटा दिया कि भाई डीजे वीजे नहीं होगा, लेकिन आप शादी कर सकते हैं 50 आदमी में। मैं एक सवाल जो है मैं चाहता हूं, ये मेरी मांग भी है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि गाजा बाजा ये सब अलाउड नहीं है, क्या वो आपकी जनता नहीं है? क्या उसने आपको वोट नहीं दिया है? अगर वो साल में एक बार लगन के दौरान जो है वही कमाती है और उस वक्त ही अगर आप उसको जो है शादी ब्याह में बस कहेंगे कि बस आप जाइए और आपके जो, क्योंकि उसकी कमाई की एक ही साधन है, वो शादी में बस यही सब डीजे वीजे बजा के कमाते हैं, लेकिन उस पे जो आपने कहा है कि गाजा बाजा ये सब अलाउड नहीं है, मेरे हिसाब से देखिए आप अगर ये कहते हैं तो उनके भी तो आप ठीक है, आप कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कह रहे हैं कि वहां पे अलाउड नहीं है, चलिए बेशक आपके इस फैसले को मंजूर करते हैं, लेकिन उसको कौन देखेगा? आप उसके लिए भी तो कोई व्यवस्था कीजिए, आप उसके पेट के लिए रोटी का इंतजाम कीजिए, उसका भी तो जरूरत है, उसको भी तो आप पालेंगे, क्योंकि उसकी जो कमाई है वो तो खत्म हो गई। अगर उसकी जो कमाई उसको नहीं मिलेगी तो उसको कौन देखेगा? सरकार देखेगी, सीएम देखेंगे। तो ये उनके ऊपर भी है कि जनता वो भी उनकी है, इसलिए उनको देखना चाहिए। बिल्कुल, जनता वो भी है और उनको भी देखना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस पर सोचने की जरूरत है और सरकार या फिर जो उनके नीति निर्धारक हैं, जो रणनीतियों को बनाते हैं, उनको ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि जनता जो है वो परेशान है। कोरोना के इस काल में सभी परेशान है और ऐसे में बचने की जरूरत है। और हम भी लगातार आपसे अपील करते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का आप पालन करते हुए, क्योंकि आपकी सुरक्षा बहुत जरूरत है और सुरक्षा के लिए आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि अगर आप सचेत रहेंगे तो फिर आपका परिवार और पूरा समाज सुरक्षित होगा तो देश का बेहतर निर्माण हो सकता है। इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन करें और देखते रहें DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत मेरे पूरे सहयोगियों के साथ।